श्रम विभाग के पोर्टल पर कुल 33,28,441 लाभार्थी श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं होने के कारण अब 20 लाख निर्माण श्रमिक विभाग की योजनाओं से वंचित हैं। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रम विभाग की ओर से निर्माण श्रमिकों के लिए कुल 13 योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 33,28,000 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से फिलहाल 13,32,291 एक्टिव लाभार्थियों को ही इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 20 लाख के करीब पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 33,28,441 लाभार्थी पंजीकृत, वहीं नवीनीकरण नहीं होने से 19,96,150 लाभार्थी एक्टिव नहीं हैं। ऐसे में नवीनीकरण नहीं होने से लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 13,32,291 एक्टिव लाभार्थियों को ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दरअसल पंजीकृत श्रमिकों को हर वर्ष रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करवाना आवश्यक होता है। विभाग की माने तो अधिकांश श्रमिक जानकारी के अभाव में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं करवा पाते। हालांकि इनमें 1,73,000 60 वर्ष की आयु पार करने की वजह से भी नवीनीकरण नहीं करवा सके। वहीं 50,000 के करीब श्रमिक निर्माण कार्य से अलग होने की वजह से भी इससे ब्लॉक हो गए। लेकिन बावजूद इसके करीब 18 लाख श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें नवीनीकरण नहीं होने के कारण इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। निर्माण श्रमिकों के हितों को लेकर श्रम विभाग कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विभाग के पोर्टल पर कुल 33 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, लेकिन उनमें से नवीनीकरण के अभाव में करीब 20 लाख निर्माण श्रमिकों को विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग की ओर से कुल 13 योजनाएं संचालित हैं, जिनमें से शुभ शक्ति और निर्माण श्रमिक सुलभ आवास 2 ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ 2021 के बाद किसी भी पात्र लाभार्थी को नहीं मिला है। कैमरा पर्सन तीरथ सिंह के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का जयपुर का दौरा। होटल शकुन पहुंचे सांसद प्रवीण खंडेलवाल। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल। साथ ही कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी बरतरिया भी पहुंचे होटल शकुन। कैट के वाइस प्रेसिडेंट गोकुल दास माहेश्वरी ने स्वागत उनका किया। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं प्रवीण खंडेलवाल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद झुंझुनू के अजय सिंह और विजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। कांग्रेस नेताओं ने आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डोटासरा के साथ विधायक भगवाना राम सैनी, सुरेश गुर्जर, प्रदेश कांग्रेस महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, स्वर्णिम चतुर्वेदी, प्रवक्ता यशवर्धन सिंह, सचिव छोटू राम मीना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन ने शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को लेकर चिंता जाहिर की है। ऐसे नौजवान जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसे वीर सपूतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और हम आशा करेंगे कि ये शहादत का सिलसिला रुकना चाहिए और हमारे केंद्र की सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे आतंकवादियों का सफाया हो और ये हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद ना हो। राजस्थान के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं और राजस्थान के वीर सपूतों ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है, आगे रहे हैं। विदेशियों, पाकिस्तानियों, उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वो जो शहीद हुए, हमें फक्र है कि राजस्थान की इस माटी ने ऐसे जवान पैदा किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार प्रदेश भर में आयोजित हो रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। झवर मंडल में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल के आतिथ्य में अभियान की शुरुआत हुई। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, प्रकृति की सेवा और मां के प्रति सम्मान का अनुकरणीय भाव है। इस अभियान में मां की सेवा का भाव और प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प भी पूरा होगा।
तो वहीं इस मौके पर समाज सेवी बालाराम बड़ला के जन्मदिवस के अवसर पर उनका मंत्री पटेल ने उनको बधाई दी। जोधपुर कमिश्नरेट के ट्रैफिक एएसआई पर महिला के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला का आरोप यह है कि जेडीए सर्किल से पहले ट्रैफिक एएसआई ने उनकी गाड़ी को रोका, हेलमेट नहीं पहनने का हवाला देकर उससे पहले 5,000 रुपए की मांग की गई। एएसआई ने शराब के नशे में महिला के साथ बदसलूकी की महिला ने आरोप लगाया है। महिला ने संबंधित थाने में फोन कर इस बात की सूचना दी। रातानाडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बिना कोई कार्रवाई किए एएसआई को मौके से रवाना कर दिया। पीड़ित महिला ने रातानाडा थाने में शिकायत भी दी है। सोशल मीडिया पर जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे तब जाकर पुलिस हरकत में आई और महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आरोपी एएसआई को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर उसका मेडिकल भी करवाया गया। हालांकि पुलिस विभाग से मामला जुड़ा होने की वजह से कोई भी अधिकारी इस बारे में जानकारी देने से बचते नजर आए। रोज की तरफ वही मैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपने रूम की तरफ जा रही, क्रॉस कर ही रही थी। पीछे से ट्रैफिक पुलिस थे, वर्दी पहनी हुई थी, सिंगल स्टार था उनका। उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी। मेरे को साइड में रुकवाया, मैं रुक गई साइड में। बोले कि आप 5,000 रुपये दो। मैंने किस बात के? बोले आपने हेलमेट नहीं पहना। मैंने बोला हेलमेट का कोई 5,000 का चालान होता है क्या? बोले आप 4,000 रुपये दो वरना आप साइड में खड़े हो जाओ। तो मैं साइड में रुक गई, मेरे पास मैंने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है। तब तक तो आसपास के लोगों ने उनको समझाया। उससे पहले उन्होंने हाथ पकड़ा और मेरी गाड़ी को भी ठोक दिया था उन्होंने। पीछे की तरफ से गुस्से में आए और 2 बार उन्होंने क्रॉस लेके मेरी गाड़ी को ठोक दिया उन्होंने। ग्रुप का रेरा से बचने का मैजिक फार्मूला मानसरोवर के रजत पथ पर बना रहे जेएसडी क्राउन प्रोजेक्ट। आपको बताया कि पत्रकार कॉलोनी में जेएसडी प्राइम का भी निर्माण हो रहा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रवि शर्मा का बयान सामने आया है। रेरा रजिस्टर्ड कराने का नहीं जरूरत, जेडीए से ले रखा है सीसी प्रोजेक्ट। हालांकि प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट है, उससे पहले ही प्रोजेक्ट बेच दिया। शहर के कुछ बिल्डर रेरा से बचने के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट में 30 फ्लैट, आधा नगद आधा चेक देने का भी ऑफर है। ग्रुप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का मार्केट में एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। पैसे कमाने और इनकम टैक्स से बचने के ये मैजिक फॉर्मूले बता रहे हैं। क्या मामले में जेडीए रेरा कार्रवाई करेंगे, ये बड़ा सवाल है। किस तरीके से फॉर्मूले पर बात हो रही है और क्या ये मैजिक फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। होगी तो फिर कब तक होगी? मानसरोवर के रजत पथ पर बना रहे जेएसडी क्राउन प्रोजेक्ट, जिस पर जेएसडी ग्रुप का रेरा से बचने का मैजिक फॉर्मूला, जिसकी चर्चा काफी हो रही है वीडियो वायरल के जरिए। प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय फोकट की कमाई कर रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बिना काम किए ही विद्यार्थियों से फीस वसूली कर अपना खजाना भर रही है। हालांकि अब जब ये मामला छात्र नेताओं के संज्ञान में आया तो छात्र नेता इसका विरोध कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट कि आखिर पूरा माजरा है क्या। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश की सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नाम पर अपना खजाना भर रही है। चुनाव के नाम पर विद्यार्थियों से फीस वसूली जा रही है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि जब छात्र संघ चुनाव ही नहीं हो रहे तो यूनिवर्सिटी किस बात की राशि ले रही है। छात्र संघ चुनाव के नाम पर 255 रुपए की राशि ली जा रही है। आरयू की फीस में छात्र संघ शुल्क के रूप में ये राशि ली जा रही है। इस सत्र में छात्र संघ चुनाव के नाम पर लगभग 65 लाख रुपए आए। वहीं गत वर्ष भी चुनाव नहीं होने के बाद भी छात्र संघ चुनाव फीस ली गई। पिछले सत्र में भी छात्र संघ चुनाव के नाम पर करीब 70 लाख रुपए की कमाई हुई। आरयू की वेबसाइट में भी इस फीस का उल्लेख है। लोकल फंड और यूनिवर्सिटी फंड में ये राशि ली जा रही है। दरअसल प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 2004 के चुनाव के बाद छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई थी, जो साल 2010 में हटाई गई।
लेकिन प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नाम पर छात्र छात्राओं से राशि वसूलते रहे और अपना खजाना भरते रहे, और राजस्थान विश्वविद्यालय भी इसमें पीछे नहीं है। अब सवाल ये है कि जब चुनाव ही नहीं तो छात्र छात्राओं से छात्र संघ चुनाव के नाम पर वसूली क्यों? जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं चाहता कि छात्र संघ के चुनाव हो, उसके बाद भी राजस्थान विश्वविद्यालय लगातार स्टूडेंट से छात्र संघ चुनाव के नाम पर पैसे वसूल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन है कि 110 रुपये मेंबरशिप के और 145 रुपये, जो कि टोटल मिलाकर 255 रुपये नियमित रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए स्टूडेंट से लिए जा रहे हैं। 255 रुपये का अमाउंट जब कैलकुलेट करते हैं तो 63,75,000 रुपये का अमाउंट राजस्थान विश्वविद्यालय प्रति वर्ष स्टूडेंट से नियमित छात्र संघ चुनाव के नाम पर वसूल रहे। ये हालात केवल राजस्थान विश्वविद्यालय के ही नहीं बल्कि प्रदेश की सभी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी के हैं। जो छात्र शक्ति है पूरे राजस्थान लेवल पे एक मूवमेंट तैयार कर रही है कि छात्र संघ चुनाव चालू किए जाएं। छात्र राजनीति एक राजनीति की पहली सीढ़ी है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ में कई छात्र राजनीति में अपना जीवन बनाने के लिए तैयारी करते हैं। ये सरकार है, छात्र संघ चुनाव को लेके हम कोई पहल नहीं करेंगे, कोई चुनाव नहीं होने चाहिए। कांग्रेस सरकार ने बंद करे थे तो हम ये अपील करते हैं मीडिया के द्वारा कि छात्र संघ चुनाव चालू करे जाएं। और 28,000 के समथिंग विश्वविद्यालय में रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनसे 200 रुपये की समथिंग पैसा लिया जा रहा है। पिछले वर्ष भी उनसे पैसा लिया गया, इस वर्ष भी उनसे पैसा लिया गया, ना उनको रिफंड करा गया, ना उनको कहीं लगाया गया। विश्वविद्यालय में वो घोटाला कर दिया, तो वो फीस का जवाब दिया जाए, पिछले साल का भी और इस साल का भी। जिन छात्र संघ चुनावों के नाम पर प्रदेश के विश्वविद्यालय अपनी तिजोरी भर रहे हैं वो होंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब छात्र संघ चुनाव नहीं तो फिर फीस किस बात की? भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जेएसडी ग्रुप का रेरा से बचने का मैजिक फॉर्मूला मानसरोवर के रजत पथ पर बना रहे जेएसडी क्राउन प्रोजेक्ट। आपको बताया कि पत्रकार कॉलोनी में जेएसडी प्राइम का भी निर्माण हो रहा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रवि शर्मा का बयान सामने आया है। रेरा रजिस्टर्ड कराने का नहीं जरूरत, जेडीए से ले रखा है सीसी प्रोजेक्ट। हालांकि प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट है, उससे पहले ही प्रोजेक्ट बेच दिया। शहर के कुछ बिल्डर रेरा से बचने के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट में 30 फ्लैट, आधा नगद आधा चेक देने का भी ऑफर है। ग्रुप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का मार्केट में एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। पैसे कमाने और इनकम टैक्स से बचने के ये मैजिक फॉर्मूले बता रहे हैं। क्या मामले में जेडीए रेरा कार्रवाई करेंगे, ये बड़ा सवाल है। किस तरीके से फॉर्मूले पर बात हो रही है और क्या ये मैजिक फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। होगी तो फिर कब तक होगी? मानसरोवर के रजत पथ पर बना रहे जेएसडी क्राउन प्रोजेक्ट, जिस पर जेएसडी ग्रुप का रेरा से बचने का मैजिक फॉर्मूला, जिसकी चर्चा काफी हो रही है वीडियो वायरल के जरिए। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 जुलाई और मुख्य सचिवों की 4थी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नवंबर में प्रस्तावित है। दोनों ही बैठकों से राजस्थान के फ्यूचर डेवलपमेंट का रोड मैप विकसित होने की उम्मीद है और साथ ही साथ इन दोनों बैठकों से मोदी 3.0 में मोदी सरकार के संघीय राष्ट्रवाद के विजन की तस्वीर और साफ हो सकेगी। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के गठन के बाद नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 जुलाई को दिल्ली में प्रस्तावित है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के विकास और प्रगति को लेकर अपना विजन बताएंगे। आइए जानते हैं क्यों अहम है नीति आयोग की बैठक। दरअसल नीति आयोग के पुनर्गठन और जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान सहित कई दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने के बाद यह पहली बैठक होगी। इन केंद्रीय मंत्रियों के विभागों के राज्यों से जुड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा कर निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज के पदेन सदस्य बनने से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और किसानों की आम समस्याओं को दूर करने के लिए नीति बनाने पर फोकस हो सकता है।
संभावित किसान आंदोलन के चलते रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसमें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी सदस्य हैं। ऐसे में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों और टोल नीति जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और भविष्य के विकास का खाका खींचा जा सकता है। तो विकसित भारत 2047 की दिशा में हर राज्य के प्रतिनिधि अपना विजन पेश करेंगे। ट्रस्ट ऑफ MSME के तहत नए लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निवेश बढ़ाने की राज्य की नीतियों को लेकर विचार विमर्श होगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने को लेकर राज्यों के काम का ब्यौरा रखा जा सकता है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े साधनों में किस तरह से बढ़ोतरी की गई है और निवेश बढ़ाने पर किए उपायों पर राज्यों के प्रेजेंटेशन संभव है। कार्यपालना का बोझ कम करने पर गौर करें तो ई-गवर्नेंस से किस तरह से काम आसान बनाया जा रहा, इसे लेकर बैठक में राज्य अपनी बात रखेंगे। राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी संबोधन दे सकते हैं, जिसमें वे प्रदेश के जल, ऊर्जा, परिवहन, यातायात से जुड़े बिंदुओं को लेकर केंद्र से सहयोग पर फोकस कर सकते हैं। इसमें मेट्रो के विस्तार को लेकर राशि और हरियाणा सहित अन्य राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय मुद्दों के बारे में चर्चा हो सकती है। वहीं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान का सदस्य होने पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं CS कॉन्फ्रेंस का प्रारूप सामने नहीं आया है, लेकिन कई मुद्दों पर विचार विमर्श संभव है। नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों ने क्या क्या काम किया, इस पर प्रेजेंटेशन संभव। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को लेकर राज्यों के प्रयासों के बारे में चर्चा संभव। हर घर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने सहित कई पहलुओं को लेकर विचार संभव। वेलनेस सेंटर और जन औषधि केंद्रों को लेकर चर्चा संभव। पूर्व में लैंड फॉर लैंड पॉलिसी को लेकर प्रेजेंटेशन हुआ था। डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर भी दिया गया था राजस्थान की ओर से प्रेजेंटेशन। CS कॉन्फ्रेंस में राजस्थान सहित सभी राज्य अपने प्रदेश का मूल्यांकन विश्वविद्यालय से करवाने, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के आंगनबाड़ियों को गोद लेने, निजी स्कूलों के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजने, गांव में इंटरनेट सुविधा के विस्तार, PM गति शक्ति विकास और कर्मचारियों के ट्रेनिंग लेने जैसे बिंदुओं को लेकर विचार विमर्श संभव है। इन दोनों ही कॉन्फ्रेंस के जरिए PM मोदी के संघीय राष्ट्रवाद की तस्वीर उभर कर सामने आ सकेगी। साथ ही गांवों की आत्मनिर्भरता से लेकर शहरों के विकास का रोड मैप भी बन सकेगा और विजन 2047 की ओर कदम आगे बढ़ाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। SMS मेडिकल कॉलेज में एक ही जगह पर कई बरसों से जमे नर्सेज समेत अन्य मेडिकोज को हिलाने में प्रशासन पंगु साबित हो रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी NOC प्रकरण को लेकर देश भर में हुई किरकिरी के बाद कॉलेज प्रशासन ने सभी अटैच अस्पतालों में रोटेशन सिस्टम लागू करने की कवायद शुरू की थी, लेकिन कुछ प्रभावशाली नर्सेज नेताओं के विरोध के बाद प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि कॉलेज प्रशासन का दावा यह है कि सभी संवर्ग को विश्वास में लेकर जल्दी ही ये रोटेशन से स्टाफ की बदली ड्यूटी जाएगी। इस पर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन शायद SMS मेडिकल कॉलेज और उससे अटैच अस्पतालों में बैठे जिम्मेदारों को बार बार दूध से जलने की आदत हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं SMS अस्पताल में सामने आए ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी प्रकरण से जुड़ी, जिसमें सामने आया कि किस तरह एक ही जगह पर बरसों से जमे बाबू ने खुद को सिस्टम से ऊपर बना लिया। किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी, सैकड़ों की संख्या में ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी NOC बांट दी। इसके बाद हाई लेवल के निर्देशों पर अस्पताल में एक ही जगह पर लंबे समय से लगे बाबुओं को बदलने की कवायद शुरू हुई, लेकिन नर्सेज समेत अन्य संवर्ग में रोस्टर से कार्य आवंटन पर प्रशासन अभी भी कछुआ चाल चल रहा है। करीब 2 सप्ताह पहले बुलाई गई बैठक में कुछ नर्सिंग नेताओं ने रोस्टर सिस्टम का विरोध किया, जिसके बाद से कॉलेज प्रशासन ठिठक गया है। यही कारण है कि अब तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि ज्यादातर नर्सिंग कर्मी ने काम करने की इच्छा जाहिर की है। हम एक रूपता लाने के साथ सभी को साथ में लेकर इस फैसले को लागू करेंगे। डोमेन में कई सारी चीज़ें हैं और हम सब लोगों से बात करके सबको साथ लेके
जिससे नर्सिंग, जहाँ तक नर्सिंग कर्मियों का सवाल है, मेरी उनसे बात हुई थी और वो सारे लोग बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। वो उन्होंने खुद ने ज़्यादातर लोगों ने आगे बढ़कर स्वयं खुद ही आगे काम करने की इच्छा जाहिर की है। तो मेरे ख्याल से यदि हम एक रूपता लेके आएंगे तो काफ़ी अंतर पड़ेगा। नर्सिंग का पेशा, लॉन्ड्री हेल्पलाइन में सेवाएं, एसएमएस कॉलेज से अटैच अस्पतालों में प्रभावशाली नर्सेज की बानगी। कॉलेज के अधीन संचालित अस्पतालों में 3000 से अधिक नर्सेज तैनात। इसमें से कमोबेश हर अस्पताल में कुछ प्रभावशाली नर्सेज ने पकड़ रखी कुर्सी। लॉन्ड्री, किचन, हेल्पलाइन समेत अन्य तरह के नॉन मेडिकल कामकाज में लगे नर्सेज। अकेले एसएमएस में करीब 200 जगह चिन्हित जहां नहीं नर्सेज का काम। फिर भी कई सालों से प्रभावशाली नर्सेज उन जगहों पर कर रहे काम। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर संवर्ग में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर। जैसे ही रोस्टर की शुरू हुई बात, प्रभावशाली मेडिकोज का दिखने लगा विरोध। एसएमएस सूत्रों के अनुसार कुछ नर्सिंग नेता भी लॉन्ड्री, ऑक्सीजन प्लांट, किचन और वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात हैं। ऐसे में रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाई जाती है तो सालों से एक जगह पर जमे नर्सिंग नेताओं को दूसरी जगहों पर काम करना पड़ेगा। यही कारण है कि इस व्यवस्था का कुछ नर्सेज विरोध कर रहे हैं। अधिकांश नर्सेज ये चाहते हैं कि अगर प्रशासन नियमानुसार बगैर किसी भेदभाव के रोस्टर सिस्टम लागू करे तो उन्हें हर जगह काम करने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से रोटेशन प्रणाली होनी चाहिए जिससे हर आदमी को हर जगह काम का अवसर मिले और हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया भी जाता है कि हर परिस्थिति में हर जगह हर विभाग में काम करें। आप देखिए जो कार्डियोलॉजी में काम कर रहे हैं उसको आईसीयू काम नहीं, आईसीयू वाले को कहता है मुझे पोलिट्रोम काम नहीं, इमरजेंसी वाला कहता है मुझे वार्ड में काम नहीं आता। तो सब जगह मेरा कहने का जितने भी अस्पताल के अंदर जितने वार्ड हैं उनके अगर 30% के हिसाब से रोटेशन प्रणाली लागू की जाती है तो निश्चित रूप से इसको मरीजों को फायदा मिलेगा। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के अनुमोदन में ये रोटेशन प्रणाली करती है, लागू की जा रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने नर्सेज समेत अन्य सभी संवर्ग में रोस्टर सिस्टम से ड्यूटी का जो मानस बनाया है वो स्वागत योग्य है। इस कवायद से नर्सिंग कर्मियों को आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड समेत सभी तरह का काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही नर्सिंग कर्मियों की स्किल भी बढ़ेगी। उम्मीद है कि इस कवायद में प्रशासन सभी मेडिकोज को विश्वास में लेकर तेजी से आगे बढ़े, जिससे सीधे मरीजों को फायदा मिल सके। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में नर्सेज समेत अन्य सभी संवर्गों के लिए रोस्टर सिस्टम लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस रोस्टर सिस्टम के बाद एक तरफ जहां सभी मेडिकोज को अलग अलग जगह काम करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हर तरह का काम करके उनकी स्किल्स भी डेवलप होगी। ऐसे में उम्मीद यही है कि कॉलेज प्रशासन कुछ लोगों के विरोध को दरकिनार करते हुए इस रोस्टर प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करेगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में भयंकर जल संकट गहरा रहा है। जनता जल योजना के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जनता जल योजना से जुड़े कर्मचारी पिछले 7 दिन से हड़ताल पर हैं। श्रीगंगानगर में एसीई ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने धरना दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ग्रामीण इलाकों में जल सप्लाई की व्यवस्था ठप रही है, तो वहीं ग्रामीणों को मोटी रकम चुकाकर रोजमर्रा के लिए पानी के टैंकर डलवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब प्रदेश भर के करीब 7400 से ज्यादातर कर्मचारी प्रदेशव्यापी हड़ताल की रूपरेखा बनाने में जुटे हुए हैं। हमारी जो मांग है, हमारी मांग ये है कि हमें नियमितीकरण किया जाए और जो हमें उसके अनुरूप हमारा जो है परमानेंट किया जाए। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। राजस्थान नाथ समाज ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग को प्रतिबंधित करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर राजस्थान नाथ समाज का एक प्रतिनिधिमंडल तिजारा विधायक महंत बालक नाथ के उनके जयपुर स्थित विधायक आवास पर मिला और अपनी मांग को रखा। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राजस्थान नाथ समाज के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर योगी का कहना है इस पर कि नाथ संप्रदाय के महान संत गुरु गोरखनाथ जी की आराधना
पूजा अर्चना संपूर्ण राजस्थान में नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के साथ विदेशों में भी सभी समुदायों के लोगों द्वारा की जाती है। अनैतिक, असामाजिक, आपराधिक, अमर्यादित, नकारात्मक आदि गतिविधियों के लिए गोरख धंधा शब्द के प्रयोग करने के साथ नाथ संप्रदाय में काफी गुस्सा है और इसलिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। नाथ संप्रदाय के आराध्य देव गुरु गोरखनाथ जी हैं और हमारे गोरखनाथ जी को पूरे विश्व में माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। पिछले कई सालों से कई विधायकों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा अनैतिक कार्यों के लिए गोरखनाथ जी का अपमान किया जा रहा है, गोरख धंधा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। उससे पूरे नाथ संप्रदाय में भारी रोष है, आक्रोश है और समाज चाहता है कि राजस्थान सरकार उसको बैन करे, उस पर प्रतिबंध लगाए। प्रदेश में किसानों को विपदा के वक्त आर्थिक संबल देने की कोशिश की गई है। अब खरीफ की फसल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमित हो सकेगी। सरकार ने फसल बीमा के लिए प्रीमियम की दर निर्धारित कर दी है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने के लिए फसलों पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अधिसूचित फसलों की जिलेवार सूची जारी की गई है। साथ ही प्रीमियम दर और जोखिम स्तर का विवरण भी जारी कर दिया है। जयपुर और जयपुर जिले में नगर निगम और तहसीलवार खरीफ सीजन के दौरान मूंग, चौला, मूंगफली, ग्वार, बाजरा, ज्वार की फसल को अधिसूचित किया गया है। फसल बीमा ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है, जबकि अऋणी किसान भी प्रीमियम चुकाकर फसल बीमा करवा सकता है। फसल बीमा के लिए गिरदावरी संबंधित बैंक में जमा करवानी होगी, जिसके आधार पर बैंक प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को भेजेगी। वहीं जो ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है, उसे संबंधित बैंक शाखा में ऑप्ट आउट का घोषणा पत्र देना होगा। जयपुर में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। जयपुर की अधिसूचित फसलों में शामिल कपास के लिए 35,249 बीमित राशि है, चौला के लिए 33,549, मूंग के लिए 45,955, मूंगफली के लिए 1,24,552, ग्वार के लिए 56,235, बाजरा के लिए 42,807, तिल के लिए 28,754 और ज्वार के लिए 26,570 बीमित राशि है। बड़ी बात यह भी है कि फसल बीमा की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक जिले में आबो हवा के अनुसार फसलों को अधिसूचित किया गया है। वहीं अब किसानों ने परंपरागत फसलों की बजाय सब्जियों की खेती करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में जयपुर की बात करें तो हरी मिर्च, टिंडा और टमाटर को भी अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में बीमा की प्रीमियम दरें लागू कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि जिलेवार फसलों को अधिसूचित किया गया है और इस बार सब्जी की फसलों को लेकर भी अभी अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत आबो हवा के हिसाब से जिले में फसलों का उत्पादन किया जा सकेगा। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बुआई हो रही है और खरीफ को लेकर उम्मीद है तो किसान इस बार अच्छी फसल देगा। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए